नमस्कार। वेव एंड वाइब्रेशन की इस पाठ्यक्रम की लास्ट यूनिट में आज हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्रमुख रूप से 2-3 भागों में बांटा जाता है। एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में दो रिजिड पोर्शन दृढ़ सिरों के बीच में एक डोरी खिंची होती है जिस पर अनुप्रस्थ कंपन होते हैं और इन दोनों सिरों के मध्य में बंधी हुई डोरी पर एक अप्रगामी तरंग की रचना होती है। इन अप्रगामी तरंग में दोनों जो दृढ़ सिरे हैं उन पर निस्पंद बनता है तथा दो क्रमिक निस्पंदों के मध्य में एक एंटी नोड यानी कि प्रस्पंद भी बनता है। डोरी की लंबाई L, तनाव T, डोरी का एकांक लंबाई का आयतन m है। तो हम जानते हैं कि मूल कंपन विधा में डोरी एक लूप में कंपन करती है जहाँ पर कि L = λ/2 होती है और मूल कंपन की जो आवृत्ति है वह निम्न सूत्र से दी जाती है, n = 1/√2L √T/m। m का मान हमने π² रख दिया है। इस फॉर्मूला से, इस सूत्र से हम कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं। n is inversely proportional to n is proportional to √T, n is inversely proportional to √m, अथवा हम रेडियस के लिए भी बात कह सकते हैं n is inversely proportional to r and n is inversely proportional to √D। डोरी को भिन्न भिन्न स्थितियों से विस्थापित करके इसे अनेक खंडों में कंपित कराया जा सकता है। सभी सम और विषम सन्नादि उत्पन्न किए जा सकते हैं जिनकी आवृत्तियाँ पूर्णक होती है, अर्थात सभी की जो आवृत्ति है 1, 2, 3 इस प्रकार के रेशो में होती है। और यह हम पिछली 11th क्लास में ये आर्टिकल किया हुआ है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न जो साउंड है उसकी क्वालिटी प्रमुख रूप से मोड ऑफ एक्साइटेशन पर निर्भर करती है। मोड ऑफ एक्साइटेशन के कुछ मेथड्स हैं कि किस प्रकार से हम हिट कर रहे हैं अथवा खींच रहे हैं। जैसे कि पियानो फोर्ट में डोरी को छोटे से हथौड़े से मारा जाता है, जबकि सितार, बीना, बेंजो आदि में डोरी को किसी बिंदु से एक दूसरे ओर खींच करके छोड़ा जाता है। जबकि वायलिन अथवा सारंगी इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर डोरी पर गज चलाकर कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार स्वर की गुणता, उसमें उपस्थित जो अधिस्वरक हैं उनकी संख्या और आपेक्षिक आयाम के बदलने से बदल जाती है। अब हम दूसरे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करते हैं जिन्हें कि हम विंड इंस्ट्रूमेंट कह लेते हैं। और इसमें जो है वह है बांसुरी। बांसुरी हम सबका देखा भला इंस्ट्रूमेंट है। हम जानते हैं बांसुरी के बारे में कि यह एक खुली आर्गन नलका का संशोधित रूप है। मैंने इस चित्र में इसको दिखाया भी है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जो एक सिरे पर खुली होती है तथा दूसरे सिरे पर बंद होती है। बंद सिरे के पास एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे हमने M से मार्क किया है। सिरे A के पास नली के बगल में लंबाई के अनुदिश 7 छिद्र बने होते हैं, 1 से 7 तक के बने होते हैं और बाधक छिद्र M से होकर अपने होठों से फूंक मारता है, हवा का प्रयोग करता है जिसमें नली में ऑर्गन नलिका की भांति अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो जाती है। इसमें कंपित
वायु स्तंभ की लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l। जब सभी छिद्रों की कुंजियों अथवा उंगलियों के द्वारा बंद किया जाता है तब नली की संपूर्ण लंबाई के संगत न्यूनतम आवृत्ति का स्वर उत्पन्न होता है और इस स्थिति में दोनों सिरों पर एंटीनोड बनेगा तथा मध्य में नोड बनता है। इस स्वर की जो आवृत्ति है n = ν/2l होती है, जहाँ b/2l होती है, जहाँ पर कि b ध्वनि का वेग है और l नली की लंबाई है। यदि छिद्रों का आकार नली के व्यास के बराबर होता है तो किसी छिद्र को बंद करने पर नली की लंबाई छिद्र m से उसे बंद किए गए छिद्र की लंबाई के बराबर रह जाती है, जिससे नली से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति का मान में वृद्धि हो जाती है। छिद्र m से अन्य छिद्रों की जो दूरी है वह इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि उन्हें क्रमिक तौर पर खुला रखने पर डायटोनिक स्केल के स्वर उत्पन्न होते हैं। अतः यदि प्रारंभ में सभी छिद्रों को बंद रखा जाए तो फंडामेंटल टोन हमें प्राप्त होगा। तत्पश्चात नली के खुले सिरे ए से क्रमिक रूप से एक एक छिद्र खोलने से बांसुरी द्वारा उत्पन्न स्वर की आवृत्ति बढ़ती जाएगी तथा दूसरे ग्राम के विभिन्न स्वर प्राप्त होंगे। इस प्रकार बांसुरी में उत्पन्न स्वर की आवृत्ति छिद्र के आकार और उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। हम इस प्रकार से शहनाई बाजा और हारमोनियम का भी अध्ययन कर सकते हैं, जो मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब ध्वनि तरंग संपीड़न तथा विरलन के रूप में दो माध्यमों की सीमा पर पृष्ठ पर पहुंचती है तो प्रकाश तरंग की भांति वह आंशिक रूप से परावर्तित और आंशिक रूप से अपवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ से ध्वनि तरंग का परावर्तन प्रकाश की भांति परावर्तन के नियमों की पालना करते हुए ही होता है, जिसके अनुसार आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं और दूसरा प्रकाशकरण की भांति आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ पॉलिश युक्त अथवा दर्पण की भांति चमकदार होना चाहिए, जबकि ध्वनि तरंग के परावर्तन के लिए परावर्तक पृष्ठ का पॉलिश युक्त अथवा चमकदार होना आवश्यक नहीं है। जब विरल माध्यम से आती ध्वनि तरंग का परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला में पाई का अंतर आ जाता है, लेकिन संपीड़न का परावर्तन संपीड़न के रूप में तथा विरलन का परावर्तन विरलन के रूप में ही होता है। इसके विपरीत यदि सघन माध्यम से आती हुई ध्वनि तरंग का परावर्तन विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से होने पर तरंग की कला में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन संपीड़न का परावर्तन विरलन के रूप में और विरलन का परावर्तन संपीड़न के रूप में हो जाता है। और ध्यान रहे, इस स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई कलांतर नहीं आएगा। किसी दृढ़ पृष्ठ से परावर्तित होकर जो ध्वनि सुनी जाती है उसको हम इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए दो बातें आवश्यक है। नंबर 1, अवरोध। अवरोध का जो आकार है वह ध्वनि की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा बहुत बड़ा होना चाहिए, अन्यथा ध्वनि ऊर्जा सभी दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाएगी और शीघ्र ही ध्वनि का सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अवरोध का आकार बड़ा हो। परावर्तित ध्वनि कान पर सीधे पहुंचने वाली ध्वनि के लगभग 1/10 सेकंड बाद पहुंचती हैं, क्योंकि कान में ध्वनि का संवेदन इसके बंद होने के लगभग 1/10 सेकंड के बाद तक बना रहता है। अतः प्रतिध्वनि के स्पष्ट सुनाई देने के लिए परावर्तक पृष्ठ का आकार बड़ा होना चाहिए तथा यह आवश्यक है कि कान पर यह सीधे ध्वनि स्रोत से पहुंचने वाली जो ध्वनि है तथा दृढ़ पृष्ठ से परावर्तित होकर आने वाली प्रतिध्वनि के पहुंचने में समयांतर
कम से कम 1/10 सेकंड होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तित अपवर्तित होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ध्वनि का भी अपवर्तन संभव है। जब ध्वनि तरंग एक तरंग से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का वेग बदलता है। इसके फलस्वरूप वह अपवर्तित हो जाती है, अर्थात अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन प्रकाश के अपवर्तन नियम का पालन करते हुए ही होता है, जिसके अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से प्रकाश किरण के लिए है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा की जो निष्पत्ति है वह एक नियतांक होती है, और यह यहाँ पर भी नियतांक है। sin I/sin r = v1/v2। जब ध्वनि तरंग का एक माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग कम है तो दूसरे माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग अधिक है में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती है तथा एक विशेष आपतन पर आपतन कोण 90 डिग्री हो जाता है, और इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। स्पष्ट है कि क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण यानी r का मान 90 डिग्री होगा, और इस प्रकार sin IC/sin 90 डिग्री = v1/v2। ध्वनि का विवर्तन का गुणधर्म भी मिलता है। विवर्तन तरंग का गुण है, जिसका अर्थ है प्रत्येक तरंग किसी बाधा अथवा अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। ध्वनि तरंगें भी मार्ग में रखे हुए अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं। ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण हम एक बंद कमरे में बैठकर भी बाहर से आने वाले अखबार वाले की आवाज़ सुन लेते हैं। विवर्तन के लिए यह आवश्यक शर्त है कि अवरोध का जो आकार है वो तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अतः ध्वनि तरंगों का साधारण आकार के अवरोध से तीक्ष्ण विवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के अवरोध के आकार की कोटि होना चाहिए। यही कारण है कि जब हम मोड़ पर हॉर्न देते हैं तब हम चाहे वाहन नहीं देखें, लेकिन फिर भी हम अनुमान कर लेते हैं कि उस पक्ष से कोई वाहन आ रहा है। धन्यवाद।